नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। नर्मदा आंदोलन की नेता और प्रख्यात समाज सेविका मेधा पाटकर जी हमसे जुड़ी है। नर्मदा आंदोलन जो है तमाम संघर्ष देखने को मिला, चाहे विस्थापितों का मामला हो, चाहे सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया हो। तमाम नर्मदा मामले में जो है मेधा जी का संघर्ष देखने को मिला। क्या उनका संघर्ष रहा, क्या विस्थापित की स्थिति है और आज सरकार ने उन लोगों के साथ क्या रवैया अपना रखा है, इन सब बातों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। मेधा पाटकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मेधा जी, धन्यवाद। मेधा जी, इस समय जो है बड़ी जिज्ञासा है, अखबारों में देखने को नहीं मिल रहा है, मीडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। आपसे मेरी बात हुई थी फोन पर, जो जानकारी आपने दी बड़ा पीड़ा का विषय है। जो नर्मदा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर बात की कि कुछ आंदोलनजीवी जो है वो नहीं बांध बनने दे रहे थे, नहीं काम करने दे रहे थे, और आज बड़ी खुशी हो रही है कि साहब नर्मदा आंदोलन में ये जीत हुई है। तो वहाँ जो विस्थापितों की स्थिति है, वहाँ जो सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया आप है, आपका जो संघर्ष रहा, और इन सब बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे मेधा पाटकर जी? धन्यवाद चरण सिंह जी। जैसा आपने कहा कि आज जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मुख्य प्रवाह की, वो मुख्य प्रवाह के हमारे जो श्रमिक है, जो किसान है, उनका पूरा अनुभव, उनके ऊपर हो रहे अन्याय को कवरेज नहीं देती है, ये बात सही है। लेकिन फिर भी आपके जैसे अभी भी बने हुए हैं। आज नर्मदा के बारे में बोलते समय मैं पहले तो ये कहती हूँ कि मैं समाज सेवक नहीं मानती खुद को, क्योंकि सेवा नहीं, ये कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि संविधान के मूल्यों का जब उल्लंघन होगा तो उसके सामने संघर्ष करना। और हम लोग अहिंसक है, हम लोग सत्याग्रही है। तो जो असत्य कहा जाता है, वो चुनावी राजनीति के तहत बहुत सारे हमारे जैसे पर आरोप लगाते हैं। हमें अर्बन नक्सल कहते हैं, हमने गुजरात का विकास रोका, हमने कच्छ में पानी नहीं जाने दिया। अपन कच्छ से ही शुरुआत करें। जिस सरदार सरोवर के मुद्दों पर, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आघातों के ऊपर हम लोगों ने सवाल उठाए, वो विस्थापितों की तरफ से उठाए, उनके अधिकार के दायरे में उठाए। और कच्छ के नाम पर ये बांध बना। ये बांध आज 139 करीबन मीटर का पूरा हुआ है, लेकिन उसका नर्मदा पर, नर्मदा घाटी के पीढ़ियों पुराने गांव और नगरों पर क्या असर हुआ है, ये बात बिल्कुल धक्कादायक है। पहली बात तो ये है कि ये बांध जो 4200 करोड़ का बनना वाला था, और उसके जब आर्थिक लाभ हानि का ब्यौरा निकालने के लिए टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया, तब उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास जानकारी नहीं है जिसके आधार पर हम तय करें। तो उन्होंने पुनर्वास विस्थापन के मुद्दे पर एक परिच्छेद लिखा था और 11 करोड़ रुपया कहा था लगेगा। आज वो 4200 करोड़ के बदले 90,000 करोड़ रुपए का बांध हो गया है, और इसके बावजूद आज पुनर्वास पूरा नहीं हुआ है और कच्छ में एक भी किसान को सिंचाई नहीं मिली है। अब पुनर्वास हमने तो 38 साल लड़कर करीबन 50,000 परिवारों का ले लिया। एक प्रकार से अलग अलग सरकार ने भी निर्णय लिए, उनको लेने पड़े, कानूनी और मैदानी लड़ाई लड़ी। तो भूमिहीनों का जिक्र ही नहीं था। जो 10 साल तक इस बांध पर ट्रिब्यूनल बैठा था, उसमें केवल सरकारी नुमाइंदों को ही सुना जाता है। ये अंतरराज्यीय जल विवाद कानून जो है, उसमें बहुत बड़ी एक कमी है, एक त्रुटि है कि अन्यों को सुनाई नहीं जाता है। तो इन्होंने गलत आधार पर निर्णय लिए। नर्मदा में पानी कितना बहता है, इसका भी आधार गलत हुआ, और केवल विवाद निपटने के लिए निर्णय दिया, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को केवल बिजली में हिस्सा दिया, एक बूंद पानी पर नहीं दिया जलाशय के। लेकिन आज बिजली भी नहीं मिल रही है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा डूबग्रस्त क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा गांव 193 मध्य प्रदेश में, जिसमें एक नगर है, और 33 महाराष्ट्र में पहाड़ी आदिवासी गांव,
मैदानी गांव, ये सब डूबग्रस्त हो चुके हैं। तो इन गांवों में इतना मतलब जंगल था, अति उपजाऊ जमीन थी, इसका पूरा निवेश एक प्रकार से हुआ। हजारों करोड़ रुपए ये दोनों राज्यों ने भी डाले, न केवल गुजरात ने। लेकिन आज उनको बिजली के बदले पैसे की भीख मांगनी पड़ रही है, और वो भी नहीं मिल रही है आसानी से। पुनर्वास के लिए खर्चा भी पूरा गुजरात नहीं करना है। ये उस ट्रिब्यूनल के जल विवाद के बाद जब निर्णय हुआ है, उसका जो अवार्ड होता है वो फैसला कानून माना जाता है। तो उस कानूनी दायरे में ये कहा गया है कि पूरा खर्चा गुजरात करेगा। गुजरात भी आसानी से खर्चा नहीं दे रहा है। लेकिन हमने जिनका पुनर्वास ले ही लिया, इसमें भूमिहीनों का भी अधिकार है, मछुआरों की सोसाइटियों का अधिकार हमने लिया, कुमारों का अधिकार पर आदेश निकलवाया। नावड़ी वाले जो सबसे पहले आदिवासी है एक प्रकार से, और हमारे ही क्षेत्र में आदि मानव का जन्म हुआ, ये अभी पुरातत्व शास्त्रज्ञ कहते हैं। हमारे ही एक गांव में एशिया के पहले किसान का जन्म हुआ, चिखलदा गांव, जहां भी आज करीबन 100 से ज्यादा परिवार बचे हुए हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों को उठाते उठाते विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय कमिटी जो बनाई, मोर्स कमिटी, जिसमें कनाडा के जज थे, ब्रिटेन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव वंश शास्त्रज्ञ थे, अमेरिका के पर्यावरणवादी थे, और यूएनडीपी के संयुक्त राष्ट्र संघ के उपाध्यक्ष ब्रैडफोर्ड मोर्स इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने साफ निर्णय दे दिया कि इसमें पैसा लगाने का विश्व बैंक का निर्णय गलत आधार पर है। ये प्रोजेक्ट आज पूरा रूप से आयोजित भी नहीं है। और वही सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, जस्टिस भरूचा ने कहा, जिनका की माइनॉरिटी जजमेंट गिना गया, 2 जजेस विरुद्ध 1 जज, ये क्या मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात कह सकते हैं? लेकिन उन्होंने ही 6 साल सुनवाई की, बाकी जजेस रिटायर हो गए। उसके बदले में गुजरात के भूतपूर्व चीफ जस्टिस जो थे कृपाल जी, वो आ गए, उन्होंने जजमेंट लिखा। तो जजमेंट से आगे जरूर बढ़ाया प्रोजेक्ट को, लेकिन शर्तें डालकर बनाया। और उसके पहले 4 साल जो प्रोजेक्ट रुका गया था, वो सुप्रीम कोर्ट से रोका गया था, क्योंकि वहां सब कुछ साबित हो गया कि हजारों परिवारों का पुनर्वास बाकी है, पर्यावरणीय हानि पूर्ति का कार्य बाकी है, वगैरह वगैरह। तो आज इस साल तो बहुत अभूत बात हो गई है। हम बार बार बोल रहे थे कि जो डूब के लेवल्स होते हैं, जो जल स्तर होते हैं, उसमें जो बांध की ऊंचाई का होता है वो पूर्ण जलाशय स्तर, उसके ऊपर होता है अधिकतम जलाशय स्तर। जहां तक बरसात में बाढ़ आते ही पानी चढ़ता है, और 4 दिन भी अगर रुका तो खेती खत्म होती है, घर भी ध्वस्त होते हैं। तो वहां तक के खेत और मकान अधिग्रहित करके उनका पुनर्वास करना था, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने दोनों लेवल्स एक ही होंगी, हम लोग फ्लड को रोकेंगे, ये कहा, जो गलत था। और जो बैक वाटर लेवल्स होता है, जो पानी टकरा कर पीछे जाता है, वो ऊपर चढ़ जाता है। तो वो जो लेवल्स केंद्रीय जल आयोग ने लगाए थे, उन्होंने लगाए थे 1984 में, इसको अचानक बदल कर नीचे किया गया। और गांव गांव में जो बैकवाटर लेवल के पत्थर लगे थे, उसके बदले में पत्थर नीचे लाए 3-4 मीटर से, और 16,000 परिवारों को उनके घर अर्जित करने के बाद पूरा पुनर्वास न देते हुए डूब के बाहर घोषित किया। इस साल वो सब डूब गए हैं। और ये इसलिए हुआ कि जो अनेक बांध, करीबन 10 बड़े बड़े बांध बन गए नर्मदा में, नर्मदा के कुछ उपनदियों पर भी है और कुछ नर्मदा में है, मुख्य नदी पर है। तो उनके द्वारा छोड़े गए पानी का जो रेगुलेशन होता है, जो नियंत्रण होता है, नियमन होता है, वो किया ही नहीं संबंधित प्राधिकरणों ने। और तो और ओंकारेश्वर का पानी भी धीरे धीरे छोड़ने के बदले, पानी धीरे धीरे छोड़ने के बारे में केंद्रीय जल आयोग के नियम है 2018 के, कि जलाशय 31 जुलाई तक आधा खाली रखो ताकि बारिश का पानी समाएगा, 31 अगस्त तक 23% खुला रखो ताकि पानी समाएगा, और 30 सितंबर को ही आप पूर्ण जलाशय भर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ओंकारेश्वर पूरा भरा, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति शिवराज सिंह चौहान के हाथ से उद्घाटन के साथ रखी गई थी। और जब वो पानी छोड़ा, ओंकारेश्वर बांध के नीचे वास के 700 मकान और दुकान ध्वस्त हो गए।
उसके बाद जो पानी सरदार सरोवर में 16 सितंबर की शाम से भरने लगा, उस पानी के बारे में खबर देकर हमने अधिकारियों को पूछा कि गेट क्यों नहीं खोल रहे गुजरात में जो सरदार सरोवर बनाए उसके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं खोल रहे, लेकिन खोले नहीं, क्योंकि 17 सितंबर को पंतप्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन मनाना था। तो जब गेट खोले वो 24 घंटे देर से, उसमें 100 से ज्यादा गांव में डूब आई, हजारों घर ध्वस्त हो गए, हजारों एकड़ जमीन जो डूब के बाहर थी, वो अर्जित भी नहीं थी, वो भी डूब गई, और लाखों लाखों का नुकसान एक एक किसान का, मजदूर का हो गया। तो ये गेट जब इन्होंने खोले, मेधा जी एक वाक्य, जब इन्होंने गेट खोले देर से 17 सितंबर को 6 मीटर तक, तब 18 लाख क्यूसेक्स पानी जो नीचे गया, उससे भरूच और अंकलेश्वर जैसे गुजरात के बड़े बड़े शहरों के हजारों घरों में पानी घुसा और नुकसान किया गया, और कई सारी हजारों एकड़ जमीन डूब गई। वहां के तीर्थ तो भंगार हुए हैं। जो भी परिक्रमावासी वहां जाते हैं और चलकर आते हैं, वो बताते हैं कैसे खेती और मछुआरे, तीर्थ, उद्योग, कुएं, सब कुछ, और शहर के घरों पर भी कैसे आघात हुआ है। और इन सब लोगों को थोड़ी सी राहत दी है। गुजरात ने तो हर एक को 5,000 दिया, मध्य प्रदेश में हमने अलग अलग पंचनामे करवाए, पर अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो बांध का जलस्तर नीचे रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार। ये हमारा आग्रह रखकर हमारा संघर्ष और सरकार से संवाद भी, जो सरकार संवाद करती है, महाराष्ट्र की हो या अन्य, जारी है। मेधा पाटकर जी, मैं ये पूछ रहा था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने को गरीबों का मसीहा बताते हैं कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, और वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि मेरी माँ जो है वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, इस तरह से मुझे पाला गया, फकीर बताते हैं अपने को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मनाने के लिए जो है हजारों गरीबों को बर्बाद कर दिया गया। तो फिर कैसी गरीबी, कैसी फकीरी, ये हो क्या रहा है देश में, क्या कहेंगी? देखिए ना, ये तो एक उत्तम उदाहरण है कि कितना दर्द है उनके मन में। और इसीलिए हमारे तो 6 लोग डूब के मरे, 1100 मवेशी मर गई, हजारों घर एक एक गांव के ध्वस्त हो गए। तो हम लोगों ने तो रास्ते पर उतरकर सब जगह चक्का जाम किया, हमारे ऊपर केसेस लग गई, पर हमारा नारा नहीं, हमारा कहना था कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, नर्मदा घाटी का मरण दिन, और हमने श्रद्धांजलि रास्ते पर दे दी। पर आपको बताऊं कि चुनावी माहौल तत्काल शुरू हो गया, आचार संहिता उसमें हमने बीच में न आने देते हुए राहत तो थोड़ी सी दिलवाई, पर उससे क्या होता है, अभी भी पूरी नुकसान की भरपाई की जो घोषणा शिवराज सिंह जी ने की थी उसका अमल नहीं हुआ है। पर सबसे गहरी बात आपके सवाल पर यह है कि मोदी जी जहां चुनावी आम सभा लेने आए, वहां से जस्ट 3 किलोमीटर दूर धनोरा जैसे गांव ध्वस्त होते हुए भी इन्होंने एक शब्द इसके बारे में अपने भाषण में नहीं उच्चारा। तो नर्मदा घाटी के लोगों ने न केवल सभा पर बहिष्कार किया, पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 5 चुनाव क्षेत्र में, जो मुख्य घाटी के चुनाव क्षेत्र है, उसमें हरा दिया। तो आप समझिए कि लोग भी समझ रहे हैं कि धर्म की बात होती है, पर ये कार्य तो हम अधर्म का मानते हैं। आज राशन कईयों को नहीं मिलता है, हमको एक एक के लिए लड़ना पड़ता है। हमको आवास नहीं मिलता है बेघरों को। प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुत जाहिरात होती है, पर उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में भी हुआ है, और वो 1.5 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया से क्या आवास बनता है? नहीं बनता है, और वो भी मिलने के लिए भ्रष्टाचार होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हम लोग तो भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें निजीकरण के कारण आज अलग प्रकार की महंगाई कहो इस क्षेत्रों में भी आई है।